बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को बताते हैं। पाकिस्तान के रावलपिंडी में भी ड्रोन का अटैक हुआ है। क्रिकेट स्टेडियम के नजदीक ये ड्रोन अटैक हुआ है। रावलपिंडी में कई जगह अफरा तफरी मची हुई है। रावलपिंडी मतलब पाकिस्तानी सेना का हेडक्वार्टर, और ऐसे में पाकिस्तानी सेना का जहां हेडक्वार्टर है उस रावलपिंडी में ड्रोन अटैक हो रहा है। अब आप सोचिए जरा, पाकिस्तान की सेना की क्या गत बन रही होगी, पाकिस्तान की सेना की खाक कैसे साख जो है वो खाक में मिल रही होगी जब ये खबरें पाकिस्तान के आम आदमी तक पहुंच रही होगी कि पाकिस्तान की सेना, जिस पर पाकिस्तान की सुरक्षा का जिम्मा है, वो खुद अपने आप को सुरक्षित नहीं रख पा रही है। पाकिस्तान की सेना का जहां मुख्यालय है रावलपिंडी, वहां रावलपिंडी में ड्रोन से अटैक हो रहे हैं। क्रिकेट स्टेडियम के नजदीक यहां ड्रोन अटैक हुआ है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं, रावलपिंडी की ये तस्वीरें हैं और यहां लोग जो हैं वो बड़ी संख्या में नजर आ रहे हैं, हैरान, परेशान, समझ पाने में मजबूर लोग कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। रावलपिंडी को लेकर तो सेना की तरफ से ये भ्रम बनाया गया था ना पाकिस्तान में कि रावलपिंडी तो हमारा गढ़ है, पिंडी तो हमारा घर है और पिंडी में तो कोई चिड़िया भी हमारी मर्जी के बिना पर नहीं मार सकती है। लीजिए, ड्रोन पहुंच रहे हैं रावलपिंडी में और ड्रोन अटैक हो रहे हैं रावलपिंडी में, मतलब जहां पाकिस्तानी सेना का गढ़, जो पाकिस्तानी सेना का घर, जहां कहीं बिल में छिपा बैठा होगा पाकिस्तानी सेना का जिहादी जनरल मुनीर, वहीं पाकिस्तानी सेना के गढ़ में पहुंचकर ये ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं। जिस बात का जिक्र नीरज में अभी कर रही थी कि साख पाकिस्तान की सेना की वो खाक हो रही है। ये दिखाता है कि हमारी जो रेंज है वो रावलपिंडी तक है, जीएचक्यू तक है, जो कि पाकिस्तानी सेना का मुख्यालय है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई वहीं से ऑपरेट होती है, तो वहां तक हमारी रेंज है। अगर आपने कोशिश की, अगर आपकी पाकिस्तान आर्मी ने या आईएसआई ने कोई फिर से मिस एडवेंचर करने की कोशिश की, तो हमारी रेंज वहां तक है। और देखिए रोमाना, ये हमें दिखाई दे रहा है, दुनिया को दिखाई दे रहा है, ये स्टेडियम है, यहाँ स्टेडियम में उनकी एयर डिफेंस सिस्टम लगा होगा, जो कि हम लोग बता ही रहे हैं। HQ-9 जो चाइनीज इस्तेमाल करते हैं, उनका चाइनीज का जो इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तानी सेना इस्तेमाल करती है, वो यहां पर लगाया गया हुआ। इसीलिए जो ड्रोन्स हैं, जो हमारे ड्रोन्स वहां गए हैं, उन्होंने जाकर वहां पर उसको तबाह किया है। इसलिए दिखाई दे रहा है। इसमें तो कोई गेस करने की बात ही नहीं है। इनके यहाँ तो वो मुरिदके के अंदर जहां लश्कर का मरकज चल रहा था, वहां लश्कर के मरकज में ISI के दफ्तर चल रहे थे। तो ये तो रावलपिंडी है जो इनकी सेना का गढ़ है, और यहाँ सेना का गढ़ जिस शहर में है वहां तो उन्होंने चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम कर रखे होंगे ना। ऐसे में ये स्टेडियम के पास ड्रोन अटैक, मतलब नुकसान बड़ा इनको हुआ होगा यकीनन। हमारा सिर्फ पे एक चीज जोड़ना चाहूंगा, जो आपने कहा ना, पिंडी, इनका पिंडी नहीं है, ये रावल है। बप्पा रावल के नाम पर रखा गया था इस रावलपिंडी का नाम। जो बप्पा रावल, जो कि मेवाड़ के राजा थे, वो वहां पर अपना गए थे अपने एक्सपीडिशन के लिए, उनके नाम पर बप्पा रावल के नाम पर रावलपिंडी नाम पड़ा है। इसलिए पाकिस्तानी इस गफलत में ना रहे कि ये पिंडी उनका है, ये भारत का है, बप्पा रावल का है ये रावलपिंडी। बिल्कुल। और इस बार अगर पाकिस्तान बाज नहीं आएगा तो फिर दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान का हाल क्या होगा, कितना बचेगा, कितना जाएगा, देखिए मैं तो अभी कह नहीं सकती हूँ यहाँ पर स्टूडियो में बैठकर, लेकिन यकीनन कुछ ना कुछ तो हो सकता है जिसका इंतजार हर हिंदुस्तानी को है, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि ये आतंक के अड्डे जो है ना ये खत्म हो, ये नक्शे से मिटे। आशीष, देखिए, ये जो खबर आई है, इसी से पता चलता है कि थोड़ी देर पहले रोमाना जो हमने खबर दिखाई कि इस्लामाबाद में साइलेंस चल रहे हैं, ये क्या है कि दिल्ली और नोएडा की तरह आपस में सटे हुए दो शहर हैं, इस्लामाबाद और रावलपिंडी, और अब पता चल रहा है कि सिटीज के तौर पर इनकी पहचान। बिल्कुल, और शायद इसी वजह से इस्लामाबाद में भी लोगों को आगाह किया गया है। और जिस तरह की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं रावलपिंडी की, मुझे लगता है इस्लामाबाद में भी लोग भयभीत होंगे जरूर कि कहीं ऐसा ना हो कि नेशनल कैपिटल पे भी कोई ना कोई इस तरह का हमला हो जाए। बताइए फिर क्या साख बचेगी दुनिया में। पाकिस्तान की जो राजधानी पाकिस्तान की इस्लामाबाद, अगर वहां पर भी इस तरीके के ड्रोन अटैक होने लगे, और इस्लामाबाद मतलब पाकिस्तान का सत्ता का गढ़, आपका ये रावलपिंडी तो ये सेना का गढ़ है, और इस्लामाबाद जो है वो सत्ता का गढ़ है। प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक सब यहीं इस्लामाबाद में रहते हैं और काम करते हैं, इनकी संसद यहीं पर है। और अगर यहां पर भी अटैक होने लगे तो फिर पाकिस्तान के पास बचेगा ही क्या। जगविंदर पटियाल, जो बात आप पहले कर रहे थे साहब, इससे ज्यादा पाकिस्तान और एक्सपोज हो नहीं सकता, इससे ज्यादा पाकिस्तान और कमजोर अपने आप को महसूस कभी किया नहीं होगा उसने, जितना वो आज की तारीख में कर रहा होगा इस नए भारत से, इस मोदी के भारत से पंगा लेकर। वो आए थे ना आतंकवादी, जिन्होंने हमारी बहनों के सामने जब उनके मांग का सिंदूर उजाड़ा था तो वो कह रही थी हमें भी मार दो, और उन आतंकवादियों ने कहा था नहीं तुम्हें नहीं मारेंगे, जाकर मोदी को बताना, और जाकर मोदी को बताना। तो अब ये मोदी का भारत है जो बता रहा है कि मोदी तक संदेश पहुंचाया है तो लो
अब सुनो जवाब हमारा, जगविंदर पटियाल। रोमाना देखिए, इससे बड़ी कमजोरी क्या हो सकती है कि पाकिस्तान को कौन मदद ऑफर कर रहा है? अमेरिका में बैठा है एसएफजे का चीफ गुरपतवंत सिंह पन्नू। उसके रोज बयान आ रहे हैं कि हम लोग जो हैं वो आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी के साथ खड़े हैं। तो मुझे ये लगता है कि इनको ऐसे ऐसे लोगों की मदद की ही जरूरत है। चोर चोर ठीक है? मौसेरे भाई। अब बताइए कि भारत की आर्मी को किसी ने कहा कि भारत की आर्मी को कि भाई हम आपके साथ खड़े हैं। केवल भारतीय नागरिक कह रहे हैं कि हम भारत की आर्मी के साथ खड़े हैं और आप पे हमें यकीन है। और वो क्या कह रहा है अमेरिका में बैठे? कहता मैं मदद करूंगा इसकी। अरे भैया, पाकिस्तान की आर्मी को शर्म आनी चाहिए और आईएसआई को ये सोचना चाहिए ऐसे गुर्गे पाले हैं जो अमेरिका में बैठ के ये कह रहे हैं हम तुम्हारी मदद को आ जाएं। लानत है। सही कह रहे हैं आप। इस स्थिति में पाकिस्तान पहुंचा है अपने हुक्मरानों के चलते। मुझे लगता है जरा जल्दी से आसिफ कुरैशी का भी रुख करते हैं। आसिफ, ये जो खबरें आ रही हैं, अच्छा मैं आसिफ के पास जाऊंगी लेकिन उससे पहले जरा ये शहर देख लीजिए आप। ये 15 शहर जहां पर हमले की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की जा रही थी, नापाक साजिश पाकिस्तान की थी और भारत ने पाकिस्तान के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया। इन शहरों को छूने तक नहीं दिया पाकिस्तान को, उससे पहले ही पाकिस्तान को नेस्तु नाबूद कर दिया। और अब वो शहर हैं, ये पाकिस्तान के शहर हैं जहां पर हमले हुए हैं, जिससे पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, हिलके रखा गया है। इसमें पंजाब की राजधानी लाहौर है, सिंध प्रांत की राजधानी कराची है, रावलपिंडी है जिसका हम पहले जिक्र कर रहे हैं, पंजाब प्रांत में जहां पाकिस्तानी सेना का हेडक्वार्टर है। इसके अलावा पंजाब का ही गुजरावाला हो गया, घोटकी हो गया, अटक हो गया, ये वो तमाम इलाके हैं पंजाब प्रांत के अंदर, सिंध प्रांत के अंदर, जहां पर एक के बाद एक हमले हुए हैं। और इन हमलों से पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी है। पाकिस्तान का आम आदमी सोच रहा है कि जब हमारी सेना ही सुरक्षित नहीं है, जब हमारी सेना को इस तरीके से यहां एक के बाद एक झटके लग रहे हैं, तो फिर अपनी सुरक्षा को लेकर तो जाहिर सी बात है हर कोई परेशान है। इस वक्त पाकिस्तान में अजीब अफरा तफरी का माहौल है। पाकिस्तान की राजधानी में इस्लामाबाद में जोरदार तरीके से सायरन बजते हुए सुनाई पड़ रहे हैं। और आसिफ से मैं बात करना चाह रही थी। आसिफ कुरैशी हमारे साथ हैं क्या अभी? आसिफ, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी आसिफ, मैं ये जानना चाह रही थी आपसे कि जिस तरीके से ये खबरें आई, जो सर्वदलीय बैठक में आज सरकार की तरफ से बताया गया कि 100 आतंकवादी मारे गए इस ऑपरेशन सिंदूर में, इसके अलावा आज अभी कुछ देर पहले जो खबर आई है जिसमें इस पर मोहर लगी कि मसूद अजहर का जो भाई है रऊफ असगर, वो भी मारा गया है। कुल मिलाकर ये आतंकवादी, और इन आतंकवादियों ने सबसे ज्यादा जिस प्रांत में नुकसान पहुंचाया वो जम्मू कश्मीर, जिसके युवाओं को, जिसकी एक पूरी की पूरी नस्ल को, एक पूरी की पूरी पीढ़ी को इन आतंकवादियों ने बरगला कर बर्बाद कर दिया। आज आम कश्मीरी खुश हो रहा होगा इन खबरों को सुनकर आसिफ, जो सरहद पार से आ रही है। रोमाना, देखिए, लोगों के पास अभी ये खबर पहुंची नहीं है उस मात्रा में जिस मात्रा में हम देख सकते हैं कि लोग इस पर रिएक्ट करते। लेकिन जैसे जैसे ये खबर सामने आई थी, क्योंकि कल ही जब हमला हुआ था तो ये बात सामने आई थी कि जो जख्मी लोग हैं, 36 लोग जो हुए थे मुरीद के में हुए हमले में, उनमें रूफ असगर भी शामिल था, उसके जख्मी होने की खबर आई थी। उसके बाद से ही यहाँ पे जो लोग वेट एंड वॉच कर रहे थे, और अब जब ये खबर आ रही है कि जो रूफ असगर हैं उसकी मृत्यु हो गई है, यहाँ पे लोग इस खबर को अपने अंदर सोख रहे हैं। और जाहिर सी बात है अगले कुछ घंटों में जैसे ही पाकिस्तान से इस बात की पुष्टि आ जाएगी, उसका जनाजा अगर होता है तो उसके तस्वीरें आती हैं, उसके तुरंत बाद ही यहाँ पे कोई कवायद लोगों की तरफ से होगी। क्योंकि लोग ये मानने को अभी तैयार नहीं हैं कि रूफ असगर जैसा एक बड़ा सरगना जो कि लश्कर की पूरी कश्मीर कमान को देखता था, वो इस हमले में मारा गया। और वो इसकी एक विजुअल पुष्टि का इंतजार कर रहे हैं कि कब वो जनाजा उनको देखने को मिले जो पाकिस्तान में उठेगा। लेकिन मैं बता दूं कि जमीन पर इसका क्या असर होगा वो देखने लायक होगा, क्योंकि रूफ असगर के बारे में केवल ये नहीं है कि वो IC 814 के। मैं रोक रही हूँ आपको आसिफ, एक तस्वीर आ रही है, जरा ये तस्वीर दिखा देते हैं। रब्बे काबा, हम तेरे आगे दरख्वास्त करते हैं, इस मुल्क के हिफाजत फरमाना जो तूने हमें अता किया है, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का है। आपने कायदे आजम को इंग्लैंड में मुलाकात की, ख्वाब में आए और उनको कहा कि जाओ वापस और जाके पाकिस्तान का मामला हल करो। आप खान अफकलात को ख्वाब में आके ये हुक्म दिया कि तुमने पाकिस्तान की सेना, ये मुल्क बन के रहेगा और तुमने तो ये ऐसा बड़ा मोइजा है
कि अल्लाह पाक ने ये हमें अता किया है और अल्लाह पाक इस मुल्क की हिफाजत फरमाएंगे। दुनिया में जहां भी देखें शायद हमारी कमी है, हम मजबूर हैं, हम गुनाहगार हैं, लेकिन रब्बे काबा हम तेरे हबीब के उम्मती हैं, अपना का वास्ता हमसे रहम का भला फरमा। आप चले जाएं, उधर फिलिस्तीन में चले जाएं, कश्मीर में चले जाएं, जहां भी जाएंगे मुसलमानों के साथ वो ऐसे रो रहा है जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो तू हमें माफ कर दे, हम तेरे आगे सर झुकाते हैं, माफी मांगते हैं। नहीं, इसमें दो राय नहीं है मौला कि हम बड़े गुनाहगार हैं, लेकिन तेरी रहमत बहुत वसी है। तू रहमत का एक जर्रा भी भेजेगा हमारी तरफ तो इंशाल्लाह हमारी कामयाबी होगी। और दुआ करते हैं रब्बे काबा कि इस मुल्क की हिफाजत फरा और हमें दुश्मनों पर जो है वो फकीर अता फरा और हमें उनको सरनगू करने की ताकत अता फरमा। मैं दुआ गो हूँ आर्म फोर्सेस के लिए, पाकिस्तानियों के लिए कि अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए और हमें आपस में जोड़ के रखे। जब भी गई है तो गोल्ड मेडल लेके आई है एक्सरसाइज में करें। तो इसलिए जनाब स्पीकर ये बात वाजा कर देनी चाहिए, हमारी कौम यकजा है। मैं इन सब से कहूंगा कि मिल के चलो और अपने रब से रजू करो। रब्बे काबा हम तेरे आगे दरख्वास्त करते हैं, इस मुल्क की हिफाजत फरमाना जो तूने हमें अता किया है। और ये नबी तो ये पाकिस्तान के सांसद हैं और पाकिस्तान के सांसद अपनी संसद में खड़े होकर किस तरीके से रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे अपनी संसद में नहीं खड़े हैं, किसी मस्जिद में ही खड़े हुए हैं, क्योंकि यहां संसद में खड़े होकर ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से दुआ मांगने का काम कर रहे हैं, रोकर गिड़गिड़ाकर कि पाकिस्तान को बचा लो। कह रहे हैं हाँ हमने गलतियां की होंगी, हमने गुनाह किए होंगे, उसी की ये सजाएं जो हमें मिल रही है, लेकिन अल्लाह बचा ले। इस बार अल्लाह की शरण में पाकिस्तान के ये सांसद, और मैं बता दूं आपको कि ये रिटायर्ड मेजर भी हैं। ये मेजर रिटायर्ड ताहिर इकबाल हैं जो फिलहाल शहबाज शरीफ की पार्टी के सांसद हैं। और बेबसी देखिए इस वक्त पाकिस्तान के नेताओं की, पाकिस्तान के सांसदों की, पाकिस्तान की सरकार की, जिसे भरोसा अपनी सेना पर होता था, अब सेना तो बची नहीं है, सेना की तो कलाई खुल गई है। और ऐसे में सिर्फ और सिर्फ अब अल्लाह से दुआ पाकिस्तान मांग रहा है। देखिए पाकिस्तान को लेकर ना लगातार ये बात कही जाती थी कि पाकिस्तान जो है वो 3 ए के भरोसे है। पहला ए अल्लाह, दूसरा ए आर्मी, तीसरा ए अमेरिका। अमेरिका तो पहले ही पाकिस्तान का साथ छोड़ चुका है। आर्मी की कलाई जो है वो भारत ने खोल के रख दी है कि आर्मी जिसके बूते पर पाकिस्तान इतना उछलता था उसकी हालत क्या है, वो तो कितनी कमजोर है वो दुनिया देख रही है। और अब ऐसे में पाकिस्तान के पास जो तीसरा ए बचा है, अल्लाह से दुआ करते हुए पाकिस्तान के सांसद संसद में रो रो कर गिड़गिड़ा कर नजर आ रहे हैं। मतलब एक तरीके से ये रोना, ये गिड़गिड़ाना, ये पाकिस्तान की बेबसी है कि हम खुद कुछ नहीं कर सकते। अब तो कोई करिश्मा ही हो जाए कुदरत का, बस वही पाकिस्तान को बचा सकता है। मतलब पूरी तरीके से भगवान भरोसे पाकिस्तान ने खुद को छोड़ दिया है। और हो भी क्यों ना, पाकिस्तान की तरफ से जो कोशिश की गई थी वो बीती रात हमारे S-400 ने नेस्तो नाबूद कर दी। हमारा S-400 जिसने पाकिस्तान के हर मंसूबे पर पानी फेर दिया। और ऐसे में अगर आपके जहन में आ रहा है कि S-400 ये एयर डिफेंस सिस्टम जो भारत ने रूस से लिया, आखिरकार ये काम कैसे करता है, समझ लेते हैं जरा। नीरज के पास आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त तैयार हैं S-400 की हर विशेषता आपको बताने के लिए। नीरज। रोमाना बिल्कुल सही कहा आपने। जो S-400 सिस्टम है दरअसल ये एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी कि हमारी जो एयर स्पेस है इसको कैसे सुरक्षा प्रदान की जा सकती है दुश्मन के फाइटर जेट से, दुश्मन की मिसाइल से, दुश्मन के ड्रोन से, अटैक हेलीकॉप्टर से, उन सब के लिए जो है भारत ने वर्ष 2016 में रशिया के साथ, रूस के साथ जो है वो सौदा किया था। करीब 35 से 38 हजार करोड़ रुपए का सौदा था, जिसमें 5 जो रेजिमेंट है, 5 रेजिमेंट हमें मिलनी है इस S-400 मिसाइल सिस्टम की। 3 हमें मिल चुकी है, जो मिली है उनको नाम दिया गया है सुदर्शन चक्र यूनिट का। ये सुदर्शन चक्र की तरह ही है जो कि भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र होता है, जो एक बार अगर निकलता है तो फिर कभी वो जो है कभी भी विफल नहीं होता है, वो दुश्मन को मारकर ही निकलता है। तो इसका इस्तेमाल किया गया। तो ये
तो ये S-400 सिस्टम है जो कि भारत ने लिया था 2018 में, इस पे सिग्नेचर हुआ, सौदा हुआ 38,000 करोड़ रुपए में। 3 हमें बैटरीज मिल चुकी हैं इस S-400 मिसाइल सिस्टम की, और इसमें देखिए एक रेजिमेंट में 8 लॉन्चर होते हैं और 32 सिस्टम जो है एक बार में ये मिसाइल जो है इसमें मिसाइल होती है। इसके बारे में और खास बात यह है कि ये एक जगह पर नहीं होता है, ये दरअसल इसको ये एक मूविंग व्हीकल में होता है, इसको आप कहीं पर भी ले जा सकते हैं। 15 मिनट में ये जो है इसको कहीं पर भी एक जगह पर दूसरी जगह तैनात किया जा सकता है। जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं कि भारत से अपनी जो पाकिस्तान और चीन की सीमा है वहां पर उनको तैनात करने के लिए दिया गया था। अब जब बीती रात जब इसका इस्तेमाल जब पाकिस्तान ने किया, अटैक करने के लिए इस्तेमाल किया, तो भारत ने इसका इस्तेमाल किया, सुदर्शन चक्र यूनिट का इस्तेमाल किया, S-400 मिसाइल सिस्टम का किया। और इसके बारे में खासियत यह है कि ये एक बार में 72 टारगेट्स को जो है न्यूट्रलाइज कर सकता है, यानी कि मार गिरा सकता है। वो 72 एक बार में जो है कोई भी फाइटर जेट्स हो सकते हैं, मिसाइल हो सकते हैं। इसीलिए इसका इस्तेमाल किया गया क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जो भारत पर जो अटैक्स किया गया था वो कई जगह पर किया गया था। जैसे कि हम लोग लगातार बता रहे हैं कि अवंतीपुरा में, श्रीनगर में और फिर पंजाब में, आदमपुर में, इन सब एयरपोर्ट्स पर, एयरबेस पर हमला किया गया था। तो ये दरअसल क्या करता है, इसकी रेंज जो है, जो 400 नाम है S-400 क्योंकि इसकी 400 किलोमीटर की रेंज है। जब भी कोई दुश्मन का कोई भी फाइटर जेट्स अगर लड़ाकू विमान आने की कोशिश करता है तो 400 किलोमीटर पहले ही डिटेक्ट कर लेता है, और डिटेक्ट करने के बाद उसको यहां से हमारे जो लगी हुई होंगी, जहां पर ये लगी हुई होंगी, हम बताते नहीं है कि हमने कहां पर लगा रखा है, इसकी बहुत सीक्रेट होता है ये, लेकिन सिर्फ इतना बता सकते हैं कि सुदर्शन चक्र नाम दिया गया इस यूनिट को। तो यहां से जो है दूसरी जो काउंटर मिसाइल जो है यहां से निकलती है, और काउंटर मिसाइल जाके दुश्मन की जो मिसाइल है, ड्रोन है, उसको जाके वहीं आसमान में मार गिरा देती है। क्योंकि अगर दुश्मन का जो भी ड्रोन होगा अगर वो अटैक कर देगा तो यहां पर हमारे यहां पर नुकसान हो सकता है, लेकिन इसकी खूबी यह है कि आसमान में ही मार देती है, इसीलिए इसको सैम का नाम दिया गया। नहीं, सरफेस टू एयर मिसाइल, जमीन से आसमान में मार करती है, इसलिए इसका नाम दिया गया है सैम मिसाइल। और हमने अभी इसकी 3 बैटरीज हमारे पास आ चुकी हैं, 2 बैटरीज अभी रह रही हैं। वो जो रूस यूक्रेन युद्ध हुआ था उसके चलते थोड़ा डिले हुआ, लेकिन बहुत जल्द रूस ने कहा कि इस साल तक हमें वो 2 यूनिट भी मिल जाएंगी। तो ये है भारत का सुदर्शन चक्र यानी कि S-400 मिसाइल सिस्टम। क्या बात है नीरज, भारत की ये ताकत है, भारत की ये सैन्य क्षमता है, भारत का ये S-400 मिसाइल सिस्टम है, भारत के पास ये सुदर्शन चक्र है जिसकी कोई काट पाकिस्तान के पास है नहीं, और इसी वजह से पाकिस्तान का हर मंसूबा यहां पर नाकाम है। पाकिस्तान पूरी तरीके से फ्लॉप, पाकिस्तान पूरी तरीके से फेल है। मैं देख सकती हूँ इस वक्त स्क्रीन पर हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड DS त्रिपाठी सर। ब्रिगेडियर त्रिपाठी, बहुत स्वागत आपका ABP न्यूज में सर। कल जिस बात को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे थे कि साहब 24 से 48 घंटे जरा सा भारत को अलर्ट रहने की जरूरत, और हम अलर्ट रहे सर। और ऐसे में बीती रात पाकिस्तान की तरफ से जो हिमाकत करने की कोशिश की गई, हमारा सुदर्शन चक्र चला, और ऐसा चला कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर रडार सिस्टम तक सब हमारी सेना ने अब तहस नहस कर दिया। सर धमाके हो रहे हैं वहां, शहर शहर अफरा तफरी का माहौल है पाकिस्तान में, शहर शहर। ब्रिगेडियर त्रिपाठी। और आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, कल भी जो बात हुई थी उसमें कहा गया था कि भारत पूरी तरह से तैयार है, और शायद पाकिस्तान इसको आंक नहीं पाया था। उन्होंने हिमाकत की, जो हम लोग कल बात कर रहे थे, और 15 शहरों को उन्होंने कोशिश की उनके ऊपर जो है हमला करने की, लेकिन ये सारा नाकाम रहा। और देखिए सुबह से ही क्या हाल हुआ, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि आपके ही न्यूज में लोगों, हमारे दर्शकों ने देखा होगा कि पाकिस्तान में उनको पता नहीं लग रहा था कि धमाके हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं। कहीं कार में धमाका हो रहा है, कहीं जो है एयरफील्ड में हो रहा है। उसके बाद जो इनकी मिसाइल बैटरीज थी, HU-60 है, जिन्होंने चाइना से एयर डिफेंस सिस्टम लिया था चीन से, उसके ऊपर सभी ने देखा, और सभी ने ये भी देखा होगा कि वहां पर पूरी काफी उनके सिविलियंस खड़े थे, बच्चे खड़े थे, उनको कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो एयर डिफेंस सिस्टम थे वो सारे नष्ट नाबूद हो गए। तो भारत की ताकत तो उन्होंने पहचानी नहीं, लेकिन अब उनके समझ में आ रही है कि वो सड़क से लेकर के पार्लियामेंट तक, संसद तक अपने रो रहे हैं। सर ब्रिगेडियर त्रिपाठी, अभी जिस बात का आपने जिक्र किया, मतलब सर ये इतने प्रिसाइज वेपन्स होते हैं सर, बिल्कुल जहां पर निशाना साधा जाता है अचूक वहीं पर जाकर मार करते हैं सर। जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं कि वहां पर वो पाकिस्तान के स्थानीय नागरिक खड़े हुए हैं, बच्चे खड़े हुए हैं, लेकिन वो जाकर सीधा वो जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसी को नेस्तो नाबूद कर रही है। बिल्कुल, देखिए कल के भी बात में हमने कहा था कि हमने पिन पॉइंट टारगेटिंग की है, पिन पॉइंट टारगेटिंग की है। भारत ने कहा है कि जो पाकिस्तान के आम जनता है उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, उनको हम जो है कोई नुकसान नहीं करना चाहते।
लेकिन जो है वहां के सबसे पहले नुकसान हम उनके दहशतगर्दों के लिए, टेररिस्ट के लिए कर रहे थे, जिसको किया भी, लेकिन पाकिस्तान फिर नहीं संभला। अब उसने जो है दूसरा जो हमारे टारगेट है नेचुरली पाकिस्तान की जो दूसरा दहशतगर्द है, रादर मैं कहूंगा सबसे बड़ा दहशतगर्द सेना, उनका आर्मी चीफ आसिफ मुनीर, और उसी की वजह से ये सारा कुछ नुकसान उनको झेलना पड़ रहा है। और उनकी सेना कुछ समय में, कुछ दो चार दिनों में उनको पता लग जाएगा कि वो कुछ भी करने लायक नहीं रहेंगे। उनकी जो सारी कैपेबिलिटी है, मेरे ख्याल से 60-70% कैपेबिलिटी इन 2-3 दिनों में खत्म हो जाएगी। सर मेरे साथ इस वक्त एक और मेहमान भी हमारे साथ, ब्रिगेडियर दहिया भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जरा उनको भी स्क्रीन पर ले आइए। ब्रिगेडियर दहिया, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या सर? ब्रिगेडियर दहिया, I can hear you. ब्रिगेडियर दहिया, लगातार मेरी आपसे बात हो रही है सर, और आप हर बार जिस बात को दोहराते हैं, आज तो वाकई में जो दर्शक आपको रोज सुन रहे होंगे सर, वो आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हो गए होंगे। कल भी आप कह रहे थे कि साहब एक तो वहां पर क्राइसिस है, लीडरशिप क्राइसिस, और दूसरा यही समय है, सही समय है। तो सर भारत को पता है यही समय है, सही समय है, और उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं सर। बिल्कुल। और मैं आपको ये जो अभी तक जो आज जो ऑपरेशन हुए हैं कल रात और आज, इसका थोड़ा सा मैं पर्सपेक्टिव देना चाहूंगा, प्लीज, क्योंकि ये बड़ा भारत की तरफ से ना थोड़ा वेलकम सा स्टेप है। वेलकम हम इसको इसलिए करते हैं कि ये पाकिस्तान अभी एस्केलेटरी लैडर के पहला कदम उसने रख दिया है, और वो चाहते हैं और हम कदम पे उसको डबल पनिशमेंट देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आतंकवाद की जड़ जो है वो है पाकिस्तान की मिलिट्री को हराना है और आसिफ मुनीर को मारना है। क्योंकि जब तक पाकिस्तान मिलिट्री को डिफीट नहीं मिलेगी, अपने देशवासियों की नजरों में शर्मिंदगा नहीं होगा, तो इसका पूरा निजात नहीं मिलेगा हमें। इसको अभी तक जो हुआ है, ऑपरेशन जो अभी हुए हैं, अभी रोमाना जी आप ध्यान से सुनिए, आपके दर्शक भी जी, कि ये जो पहला एस्केलेटरी, पहले क्या होता है, सबसे आजकल कन्वेंशनल डोमेन में जब लड़ाई शुरू होती है तो सबसे पहले क्या है, आप हवा एयर स्पेस को कब्जाना चाहता है दोनों साइड, क्योंकि जब एयर स्पेस को आप, क्योंकि एयर स्पेस में का फायदा ये है कि एयरक्राफ्ट जो है सबसे फ्लेक्सिबल जहाज है, वेपन है। एक तो इतना ज्यादा लोड लेके जाता है, दूसरा एक जगह से उड़ता है दूसरी जगह लैंड कर जाता है, हवा में एयर टू एयर रिफ्यूलिंग हो जाती है, और फिर ये तबाही मचा देता है। तो इट इज अ वेरी ग्रेट एसेट, जो एयर एसेट होता है। और आजकल तो सीधे आपको डोमिनेशन पोजीशन में ले आता है ना सर? इसकी 3 स्टेजेस होती है, जैसे एयर सुपीरियरिटी, एयर डोमिनेंस एंड एयर सुपीरियरिटी। ठीक है जी। तो इसमें तो अभी जो पहला जो स्टेप लिया, अभी जो पाकिस्तान ने जो किया है, वो जो हमले किए हैं, वो हमले शहरों पे नहीं किए हैं, वो हमले हमारे नॉर्थ में अवंती। ब्रिगेडियर दहिया, मैं आपको रोक रही हूँ सर, मैं आपको रोक रही हूँ, आप बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहे थे, आगे अपनी बात पूरी कीजिएगा सर। बड़ी खबर आ गई है, एयर डिफेंस सिस्टम पर ये जो हमला हुआ है ना पाकिस्तान में, ये जानकारी अब सामने आ रही है। इजरायली ड्रोन है हार्पी, और उसके जरिए ही भारत की तरफ से ये पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम जिसको खत्म किया गया है, और ये बड़ी खबर है। देखिए, हार्पी ड्रोन ने पाकिस्तान में ये तबाही मचाई है, हार्पी ड्रोन ने तबाह किया है पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम। रडार पर हमला इसी हार्पी ड्रोन से किया गया, और ये हार्पी ड्रोन इसमें खासियत रखता है। और जिस बात का जिक्र अभी ब्रिगेडियर दहिया कर रहे थे कि देखिए, आज के दौर में जब जंगें लड़ी जाती हैं तो फिर वो एयर पर किसका पहले कंट्रोल हो जाए, और उसमें भी अलग अलग स्टेजेस हैं जिसका वो जिक्र कर रहे थे। सर जरा बताइए दोबारा विस्तार से, लेकिन उससे पहले जल्दी से नीरज राजपूत को लेकर आते हैं। नीरज, ये जो इजराइल की ड्रोन है हार्पी, इन्हीं के जरिए तहस नहस किया गया रडार सिस्टम? बिल्कुल, इसको इजराइल में हारूप बोला जाता है, और अगर एक्सपोर्ट करता है इजराइल तो उसको हार्पी का नाम दिया गया है। तो ये हार्पी जो हारूप है इजराइल के हैं, हमने इस्तेमाल किए। इसको कामिकाजी ड्रोन भी हम लोग कह सकते हैं, इसलिए कामिकाजी ड्रोन कहते हैं क्योंकि जब ये ड्रोन होता है इसके नीचे एक्सप्लोजिव लगा होता है, 16 किलो के करीब जो है एक्सप्लोजिव इसमें लगाया जा सकता है। और ये जब जाता है तो होता क्या है कि बहुत सारे ड्रोन्स ऐसे होते हैं जो अपना एक्सप्लोजिव गिरा देते हैं, अपना जो मिसाइल्स है या ड्रोन्स, लेकिन ये क्या करता है, उस एक्सप्लोजिव के साथ जाके अटैक करता है, दुश्मन की सीमा में जाकर करता है। इसलिए इनको कामिकाजी ड्रोन भी, और या फिर लॉइटरिंग म्यूनिशन भी कहा जाता है। तो इसका इस्तेमाल भारत ने किया है इन जो लाहौर में या रावलपिंडी में या गुजरावाला टाउन में जो इस्तेमाल किया गया है। दुश्मन की पूरा ड्रोन उस एक्सप्लोजिव के साथ जाकर खुद बिल्कुल स्ट्राइक करता है ये जाके। इसीलिए कामिकाजी ये जापानीज नेम है, जहां पर हाराकरी बोला जाता था, इसलिए कामिकाजी इसको नाम बोल दिया गया है। ये जाकर जो है स्ट्राइक करता है, ये जो ड्रोन है वापस नहीं आता, ये वहीं जाकर गिर जाता है। आत्मघाती, बिल्कुल ठीक है आपने, आत्मघाती जो
ड्रोन से। ये आत्मघाती ड्रोन है, वहां जाकर गिर जाता है और वहां पर दुश्मन के यहां पर जाके ये जो एयर डिफेंस सिस्टम इसीलिए इतने घातक है ना, मतलब आत्मघाती आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, बहुत ज्यादा घातक बचता ही नहीं है उसके बाद कुछ। अगर आत्मघाती हमला किया जाएगा तो फिर बाकी कुछ बचेगा नहीं, और उस तरीके के ये ड्रोन है। अब जरा ब्रिगेडियर दहिया का रुख कर लेते हैं और उनसे समझते हैं। सर अपनी बात पूरी कीजिए, वो जो एयर डोमिनेशन को लेकर आप बता रहे थे। मैं आपको बता रहा था ना, इसमें तीन स्टेजेस होती है, 3 से 4। जैसे कि पहले होती है फेवरेबल एयर सिचुएशन की, दोनों ऑपरेट कर सकते हैं लेकिन एयर सिचुएशन आपके फेवर में है। उसके बाद होती है फिर एयर सुपीरियरिटी, कि भी उसमें भी आप दूसरे से बनिस्बत कम से कम, अगर वो 30% ऑपरेशन कर सकता है तो आप कम से कम 60-70% एयर ऑपरेशन कर सकते हो। और आखिर में होती है कमांड ऑफ द एयर और एयर डोमिनेंस, जिसके अंदर आप उसका कुछ नहीं उड़ने देंगे। और भारत इसके लिए सक्षम है, जिस तरह की हमारे पास अभी कैपेबिलिटी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने इंडियन आर्मी की एयर डिफेंस ब्रिगेड कमांड की है, और अभी जो ये पाकिस्तान ने जो हरकत की है, वो जो हमारे एयरफील्ड्स को उसने निशाना बनाने की कोशिश की है, इसको बोला जाता है काउंटर एयर ऑपरेशंस, जिसके अंदर कि आप दुश्मन के जहाजों को उड़ने ही ना दें। उड़ने किस लिए ना दें? क्योंकि आप उनके एयरफील्ड्स को बर्बाद करें, उनके एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद करें, और उनके जो एयर कंट्रोलर हैं और रडारों को, क्योंकि सबकी आईज एंड ईयर्स आर बेसिकली रडार्स, तो उनका ये कोशिश रहता है, तो दोनों ये कोशिश करते हैं। जैसे ही उसने ये किया, और जय हिंद, जय हिंद। जो शौर्य और पराक्रम दिखाया है उसके लिए मैं हृदय से बधाई देता हूं। पाकिस्तान और पीओके में जिस तरह से हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने टेरर कैंप्स को नेस्त नाबूद किया है, वो हम सब के लिए एक गौरव का विषय है। साथियों, आप सभी नेशनल क्वालिटी कॉन्क्लेव का आयोजन ये आपका चल रहा है। क्वालिटी की क्या भूमिका होती है, यह क्या रोल अदा करती है, इसका नमूना हमने कल देखा। जिस प्रेसीजन के साथ यानी जिस सटीकता के साथ ऑपरेशन सिंदूर एग्जीक्यूट किया गया, वह अनइमेजिनेबल है, बहुत ही सराहनीय है। इसमें 9 टेररिस्ट कैंप्स तबाह हुए और अच्छी खासी संख्या में आतंकी मारे गए। जिस तरह से इस ऑपरेशन को किसी भी इनोसेंट को नुकसान पहुंचाए बिना मिनिमम कोलेटरल डैमेज के साथ अंजाम दिया गया, वह इसलिए संभव हो पाया क्योंकि हमारे फॉर्मिडेबल एंड प्रोफेशनली ट्रेन्ड आर्म्ड फोर्सेस के पास इक्विपमेंट भी हाई क्वालिटी के थे। ऐसे में इस क्वालिटी कॉन्क्लेव को मैं बड़े महत्वपूर्ण कॉन्क्लेव के रूप में देखता हूं। मैं इस आयोजन के लिए डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन और इनके सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन श्री संजीव कुमार को भी हार्दिक बधाई देता हूं, और क्वालिटी एश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशंस को भी मैं बधाई देता हूं। साथियों, अभी मैं इस कॉन्क्लेव की थीम देख रहा था, फास्ट ट्रैकिंग ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस थ्रू इंटीग्रेटेड अप्रोच एंड टेक्नोलॉजी एनेबल्ड प्रोसेसेस। आपकी यह थीम मुझे बेहद अच्छी ही नहीं लगी, बल्कि दिलचस्प भी लगी, इंटरेस्टिंग लगी। वैसे भी पूरी दुनिया में इसमें बड़ी तेजी से डिसरप्टिव चेंजेस हो रहे हैं, और खासकर डिफेंस सेक्टर में तो लगातार नए नए ट्रांसफॉर्मेशंस ये देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में क्वालिटी असेसमेंट को फास्ट ट्रैक करना न सिर्फ रेलेवेंट है, बल्कि मैं समझता हूं यह समय की मांग है। उन चेंजेस को देखते हुए यह थीम अपने आप में बहुत ही रेलेवेंट हो जाती है। इतनी इंटरेस्टिंग और रेलेवेंट थीम रखने के लिए भी मैं आप सबको बधाई देता हूं। साथियों, अक्सर मुझे आर्म्ड फोर्सेस के अलग अलग कार्यक्रमों में प्रायः जाने का अवसर मिलता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के इवेंट्स में
जाने का भी अवसर मिलता रहता है। प्राइवेट सेक्टर द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में भी मैं प्रायः जाता ही रहता हूं, परंतु आज का यह जो मंच है यह अपने आप में बड़ा अलग है और एक विशिष्ट मंच है। मैं ये देख रहा हूं, यहां कई सारे लोग हैं जो अलग अलग फील्ड्स में महारत जिन्होंने हासिल की है, महारथी बैठे हैं यहां। इसलिए मुझे लगता है कि आज की हमारी बातचीत भी कई मायनों में विशेष होने वाली है। साथियों, इस क्वालिटी कॉन्क्लेव की महत्ता और आवश्यकता पर तो मैं आगे चर्चा करूंगा ही, परंतु पहले मैं आपको कुछ ऐसे बिंदुओं से, कुछ ऐसे पॉइंट से अवगत कराना चाहूंगा जो हमारी सरकार की प्रायोरिटीज से जुड़े हुए हैं। 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आने के बाद प्रधानमंत्री जी ने हमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र प्रदान किया। उन्होंने शुरुआत में ही डिफेंस प्रोडक्शन सेक्टर के इम्पावरमेंट पर विशेष बल दिया। उन्होंने जो सूत्र दिया उसके पीछे की फिलॉसफी थी डिफेंस सॉवरेंटी। डिफेंस सॉवरेंटी का मतलब कि जब तक कोई देश अपनी डिफेंस नीड्स में कैपेबल तथा सेल्फ रिलायंट नहीं होता, तब तक उसकी आजादी पूरी तरह से नहीं मानी जा सकती। जब तक हम अपनी सुरक्षा के लिए इंपोर्ट पर डिपेंडेंट रहेंगे, तब तक कहीं न कहीं हमारी आत्मशक्ति में अधूरापन रहेगा ही। अगर हम अपने हथियार और रक्षा उपकरण विदेशों से खरीदते हैं, तो इसका मतलब है कि हम अपनी सुरक्षा को आउटसोर्स कर रहे हैं और उसे किसी और के भरोसे छोड़ रहे हैं। यह बात लॉन्ग रन में सही नहीं हो सकती। हमारी सरकार ने इस विषय पर गंभीरता से सोचा और आत्मनिर्भरता हासिल करने का निर्णायक कदम भी उठाया है। आप सब तो जानते ही हैं कि देश में पहले से ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का एक इंडिजिनस सिस्टम रहा है और इन फैक्ट्रीज ने एक समय पर बेहतरीन काम किया और देश की सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने में बहुत ही अहम भूमिका निभाई भी है। इनके अलावा हमारे पास डिफेंस पीएसयूज का भी एक मजबूत इकोसिस्टम पहले से ही है। हमारी सरकार ने डिफेंस प्रोडक्शन में क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पर समान रूप से बल दिया है। इसी दिशा में कई क्रांतिकारी कदम उठाए गए, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण कदमों का उल्लेख मैं यहां करना चाहूंगा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का कॉर्पोरेटाइजेशन उनमें से एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम रहा है, जिसे हमने इंश्योर किया ताकि कम समय में ही डिफेंस प्रोडक्शन में व्यापक सुधार हो सके। यहां मैं जरूर बताना चाहूंगा कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का कॉर्पोरेटाइजेशन हमारे लिए कोई बहुत सरल प्रक्रिया नहीं थी। इसमें अनेक जटिल प्रश्न थे और चैलेंजेज भी थे, परंतु हमने इसे इसलिए लागू किया क्योंकि यह एक अर्जेंट रिफॉर्म था। अब प्रश्न उठता है कि यह अर्जेंट क्यों था। इसका एक बड़ा कारण था क्वालिटी। आप सभी स्पेशलिस्ट के समक्ष मैं यह कह सकता हूं कि सरकार ने क्वालिटी को अपना प्रायोरिटी रिफॉर्म एजेंडा बनाया है। हमने क्वालिटी इंप्रूवमेंट को ही टारगेट करते हुए ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का कॉर्पोरेटाइजेशन किया। तब से लेकर आज तक डिफेंस पीएसयूज ने लगातार सुधार किया है और कॉर्पोरेटाइजेशन के पश्चात क्वालिटी प्रोडक्शन को लगातार आगे बढ़ाने का प्रयास भी किया गया है और आज ये डीपीएसयूज इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव हो रहे हैं। आज ये अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भी अच्छा फोकस कर रहे हैं। तो देश के रक्षा मंत्री को आप सुन रहे थे, जिनकी तरफ से बताया गया किस तरीके से भारतीय सेना के शौर्य पराक्रम, जिसकी उन्होंने तारीफ की, हृदय से बधाई सेना को दी। टेरर कैंप्स को नेस्तनाबूद पीओके में और पाकिस्तान में भारतीय सेना ने किया है, और वो भी पूरे प्रिसिजन के साथ कि किसी भी नागरिक को किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं पहुंचा। भारतीय सेना को हृदय से इस ऑपरेशन के लिए रक्षा मंत्री की तरफ से बधाई दी गई। और बड़ी बात यह कि रक्षा मंत्री की तरफ से ही आज सर्वदलीय बैठक में यह भी जानकारी साझा की गई कि ये जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन सिंदूर, ये एक ऑनगोइंग ऑपरेशन है। और इस बीच ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये शहीद दिनेश शर्मा के घर की तस्वीर आप देख रहे हैं, जो पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर का उल्लंघन किया जा रहा है, उसी की चपेट में आकर हरियाणा का ये बेटा जो एलओसी पर शहीद हुए,
और अब राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। नीरज से जरा जानेंगे, नीरज किस तरीके से ये ड्यूटी पर तैनात थे, फर्ज निभा रहे थे और भारत माता के लिए अपने सबसे बड़ा बलिदान, प्राणों को न्यौछावर करके चले गए। बिल्कुल आपने सही कहा। लांस नायक दिनेश शर्मा हैं जो कि हरियाणा के रहने वाले, जैसे आपने बताया, ये एलओसी पर तैनात थे और जो अभी चल रही है गोलाबारी चल रही है, पुंछ में तैनात थे ये एलओसी के, तो वहां पर जो गोलाबारी हुई है उसमें ये जानकारी मिली है कि उसमें ये वीरगति को प्राप्त हुए। तो इनके पार्थिव शरीर को इनके घर लाया गया। ये इनकी तस्वीर है लांस नायक दिनेश कुमार की, जिनको अभी जो उनके परिवार वाले हैं और पूरे जो उनके गांव के लोग हैं वो सब उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। देखिए पूर्व सैनिक भी हमें दिखाई दे रहे हैं इसमें और जो सेना के लोग हैं, और क्योंकि वो ड्यूटी पर उन्होंने अपना बलिदान दिया है, सर्वोच्च बलिदान दिया है, सुप्रीम बलिदान दिया है, इसलिए उनको जो है राजकीय सम्मान के साथ जो है उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है, उसके लिए ले जाया जा रहा है। उनकी अंतिम यात्रा ये है। बिल्कुल, लांस नायक दिनेश कुमार को ये अंतिम विदाई दी जा रही है और ये बेहद भावुक करने वाले पल हैं और इन पलों में मुझे याद आ रही है, आज सुबह हमने लांस नायक दिनेश शर्मा के जो पिता हैं उनकी बात भी देश को सुनाई थी, जिसमें उनकी तरफ से कहा गया था कि मैं अपने और बेटों को भी और दिनेश के बेटों को भी आगे सेना में भेजूंगा। ये वो जज्बा है जो हर हिंदुस्तानी का है और इसी जज्बे के आगे दुश्मन जो है वो कमजोर हो जाता है और यही वो हौसला है जो दुश्मन की हार का सबसे बड़ा सबब बनता है, क्योंकि जंग हथियारों से ज्यादा उस जज्बे से जीती जाती है जो जज्बा हर हिंदुस्तानी फौजी के दिल में कूट कूट कर भरा हुआ है। नीरज, फौजी के साथ साथ उनके परिवार वालों में भी, उनके पिता के बारे में जिसने आपने कहा कि उस पिता का जिसका एक नौजवान, जिसका बेटा जो है वो चला गया, देश के लिए चला गया, लेकिन उसमें फिर भी जज्बा है कि अगर मेरा कोई दूसरा बेटा भी होगा, अगर नहीं, उनके और बेटे सेना में ही हैं और आगे वो कह रहे हैं कि शहीद के बच्चों को भी वो सेना में भेजें। बिल्कुल, वो यही जज्बा है। ये जो हम लोग कहते हैं कि हमारे देश का जो तिरंगा है, ये जो लहरा रहा है, ये हवा से नहीं लहराता है, ये उन जो सैनिक हैं उनकी सांसों से ये लहराता है, उनके सैनिकों के, उनके माता पिता की, जिनमें ये जज्बा है कि हमारा एक बेटा अगर देश के लिए अगर बलिदान हो गया है, सर्वोच्च बलिदान दिया है, वीरगति को प्राप्त हुआ है, तो हम दूसरे भी बच्चों को, उनके भी बच्चों को भी जो है हम लोग भेजेंगे, तभी हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित रह सकती हैं। जो हम लोग कहते हैं, जो हम लोग बात करते हैं कि हमारे देश जो एक सॉवरेन नेशन है, वो सॉवरेन तभी रह सकता है जब इस तरह के सैनिक हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा करेंगे। बिल्कुल, तिरंगे के जो रंग हैं उनकी चमक जो है, तिरंगे के रंग जो हैं उनकी चटक जो है, वो दरअसल इन शहीदों के खून से ही आती है और उसी से एक बार फिर भारत माता की जो आबरू है उसको और बुलंद करके ये भारत माँ का जाबाज बेटा जो अपने प्राण न्यौछावर करके गया है भारत माँ की रक्षा के लिए। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी सुशील मौजूद हैं यहीं हरियाणा के पलवल से। शहीद दिनेश शर्मा को जहां अंतिम विदाई दी जा रही है वहीं पर वो मौजूद हैं, उन्हीं के पास आपको लेकर चलते हैं और जरा जानते हैं सुशील से कितने भावुक ये पल हैं। सुशील, किस अंदाज में यहाँ पर शहीद जवान को विदाई दी जा रही है? जी देखिए, तस्वीरों में आप साफ तौर से देख सकती हैं कि किस तरह राजकीय सम्मान के साथ दिनेश शर्मा को अंतिम विदाई, जो पलवल के लाल हैं उनको अंतिम विदाई दी जा रही है और भारतीय सेना के तमाम जो जवान हैं वो उनको आखिरी सलामी देने के लिए तमाम तैयारी कर रहे हैं। न केवल भारतीय सेना के लोग हैं बल्कि हरियाणा पुलिस भी यहाँ पर तैनात है जो उनको सलामी देगी। लेकिन अभी आर्मी के जवान आपको तस्वीरों में दिख रहे होंगे, तमाम जो केंद्र सरकार के मंत्री हैं और हरियाणा सरकार के मंत्री हैं वो मौजूद हैं। लेकिन अगर आप तस्वीरों में देखें तो कितना ज्यादा हुजूम देखने को मिलेगा। कुछ लोगों के हाथों में भारत का झंडा है, भारत माता की जय, पाकिस्तान मुर्दाबाद, सिर्फ इसी के नारे लगाए जा रहे हैं। लेकिन जो पलवल का सपूत है, जो पलवल की शान है दिनेश शर्मा, उन्हीं की अंतिम विदाई के लिए तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। सबसे बड़ी बात इस मामले में ये है भारत माँ के जाबाज सपूत को अंतिम विदाई दी जा रही है और देखिए भावभीनी श्रद्धांजलि और साथ ही राजकीय सम्मान के साथ विदा हो रहे हैं शहीद दिनेश शर्मा। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, तनाव के बीच बांग्लादेश बॉर्डर पर भी हाई अलर्ट है। बीएसएफ ने भारत और बांग्लादेश सीमा पर चौकसी बढ़ा दी है। भारत बांग्लादेश सीमा पर आवाजाही जो है वो पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। ये बहुत बड़ी खबर है। भारत ने
बांग्लादेश की तरफ जो भारत की सीमा है वहां पर चौकसी बढ़ा दी है। बीएसएफ अलर्ट पर है। बीएसएफ ने भारत बांग्लादेश की सीमा पर चौकसी बढ़ा दी है। भारत बांग्लादेश सीमा पर आवाजाही को फिलहाल पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। नीरज राजपूत का रुख करते हैं, जानते हैं जरा नीरज से क्या डिटेल्स और मिल रही है। नीरज, देखिए रोमाना, जब बांग्लादेश में पिछले साल से जो सत्ता परिवर्तन हुआ है उसके बाद से जो सरकार आई है उसका हमने देखा है कि भारत विरोधी जो उसकी गतिविधियां रही हैं। और हाल के महीनों में हमने देखा था कि पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी आईएसआई उसके अधिकारी वहां पहुंचे थे, बॉर्डर के बेहद करीब, जो हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसके बेहद करीब पहुंचे थे, वहां पे रंगपुर में पहुंचे थे बांग्लादेश के। तो कोई न, और उनके जो ट्रेनिंग देने के लिए बांग्लादेश जो सैनिक हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए पाकिस्तानी सेना के अधिकारी पहुंचे हैं। इसलिए भारत ने एहतियातन ये अलर्ट जारी किया है, क्योंकि इस वक्त जो बांग्लादेश की सरकार है उस पर भारत थोड़ा कम भरोसा करता है कि कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी, पाकिस्तानी सेना उनके जरिए कोई ऐसी गतिविधि करे जहां पर हमें जो है दोनों फ्रंट पर ध्यान रखना पड़े। हालांकि आप सही कह रहे हैं, बीएसएफ रहती है, लेकिन इस सब के बावजूद भी क्योंकि इस तरह का तनाव इस वक्त जो है पाकिस्तान के साथ भारत बिल्कुल। देखिए, बीएसएफ ने वहां पर चौकसी जो है वो बढ़ाई है, जो जानकारी मिल रही है। और फिलहाल आवाजाही जो है बॉर्डर से, क्योंकि बहुत सी जगहों पर वो बॉर्डर बहुत पोरस है, पोरस बॉर्डर है बिल्कुल, और इस वजह से फिलहाल वहां पर आवाजाही जो है वो बंद की गई है। मुझे लगता है जरा जल्दी से ब्रिगेडियर त्रिपाठी का रुख करते हैं और ब्रिगेडियर त्रिपाठी से समझते हैं, सर ये कदम आपको क्या लगता है क्यों जरूरी और बेहतर कदम है? एक जो सरकार की तरफ से, सेना की तरफ से, बीएसएफ की तरफ से इस वक्त मुस्तैदी दिखाई जा रही है भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर। ब्रिगेडियर त्रिपाठी जी, बिल्कुल बहुत जरूरी है। हम देख रहे हैं कि अपने हमारा जो बंगाल है उसकी क्या हालत है, वहां से कितने घुसपैठ होते रहे बांग्लादेश से। और बांग्लादेश की जो अभी उनकी सरकार आई है वो जब से आई है तब से भारत के खिलाफ ही बात कर रही है। और आपने देखा कि उनके जो एडवाइजर हैं, चीफ एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश, मोहम्मद यूनुस, वो चीन जाते हैं और चीन में जाके कहते हैं कि भारत के 7 जो देश हैं, 7 सिस्टर्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, वो डायरेक्टली इनफैक्ट बोल रहे थे कि उनको काटा जा सकता है, चीन चाहे तो कर सकता है। चीन को बुला रहे थे इसके लिए, उसी चीन को जिससे कि जिसने उनसे हथियार और एम्युनिशन खरीदते हैं बांग्लादेश। और 2023 की एक रिपोर्ट बांग्लादेश आर्मी की है जो कहती है कि चीन ने जो भी इनको सामान दिया है वो बड़ा घटिया स्टैंडर्ड का है। लेकिन उसके अलावा आपको पता है कि पिछले साल आईएसआई के चीफ गए थे बांग्लादेश में और उन्होंने जो हमारा चिकन नेक जो हम कहते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर। सही कह रहे हैं सर आप। इस बीच एक और बड़ी खबर है, दर्शकों को जल्दी से बताते हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर शाम 5:30 बजे विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जानकारी दी जाएगी। देखिए, कल भी इसी तरीके से विदेश सचिव विक्रम मिस्री जो देश के सामने आए थे और उनके साथ कर्नल सोफिया कुरैशी थी और साथ ही विंग कमांडर व्योमिका सिंह थी। अब आज एक बार फिर से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। विदेश मंत्रालय की तरफ से आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। शाम 5:30 बजे का समय है जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। जरा सा आशीष से समझते हैं। आशीष, क्योंकि आज सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि ये एक ऑनगोइंग ऑपरेशन है, ऑपरेशन अभी जारी है। इसी वजह से कल से अब तक का एक अपडेट आप कह लीजिए, एक पूरा ब्यौरा कह लीजिए जो देश के सामने रखा जाएगा आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आशीष, और मुझे लगता है कि औपचारिक तौर से रिलीज के बियॉन्ड जाकर के विदेश मंत्रालय की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस बात को तफसील से बताया जाएगा जिसकी जानकारी थोड़ी देर पहले रक्षा मंत्रालय ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताई, जो हमने अपने दर्शकों को बताया कि कैसे पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया, एक नहीं मल्टीपल शहरों में। मुझे लगता है कि पहले दिन की तरह जिस तरह से विदेश मंत्रालय ने ब्रीफिंग की थी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, संभव है कि आज भी विदेश सचिव की तरफ से यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए। अब से तकरीबन आप मान के चले 50 मिनट की देरी और है। 50 मिनट के बाद विदेश मंत्रालय की तरफ से औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑपरेशन सिंदूर पर और आगे की जानकारी देने के लिए की जाएगी। बिल्कुल, कल विक्रम मिस्री जब देश के सामने आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तब उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया था कि साहब, हमने जो कदम उठाया है, हमारा कदम रिस्पॉन्सिव था, हमारा कदम प्रीएम्प्टिव था, एक जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से और अनुपातिक तरीके से हमने नॉन एस्केलेटरी मेजर्स का इस्तेमाल किया। आज अभी तक जो प्रेस रिलीज आई थी रक्षा मंत्रालय की तरफ से, जिसका आप जिक्र कर रहे थे आशीष, उसमें भी साफ तौर पर यह कहा गया कि साहब, एस्केलेशन की कोशिश जो पाकिस्तान की तरफ से की गई थी, हमने उसको निगेट करने का काम किया और यह भ्रम दूर किया जाए, पाकिस्तान का कोई प्रोपेगेंडा काम ना आए, इसीलिए
आज विदेश मंत्रालय की तरफ से ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है और महत्वपूर्ण हो जाती है। आशीष जी हाँ, बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं यही कहना चाह रहा था कि मुझे लगता है ज्यादा बड़ा उद्देश्य ये है कि ये क्लियरली बताया जा सके कि भारत ने जिन टारगेट्स को चिन्हित किया था, जिनके खिलाफ कार्रवाई की थी, वो आतंकी टेरर कैंप्स थे और वो आतंक के अड्डे थे। किसी भी सिविलियंस को अटैक नहीं किया गया था और मोर सो पाकिस्तान के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट पे नहीं लिया गया था। उसके बावजूद जो कल रात हिमाकत की पाकिस्तान की तरफ से, मल्टीपल शहरों में भारत की मिलिट्री फैसिलिटीज को टारगेट करने की कोशिश की गई थी, जिसके जवाब में भारत को यह कार्रवाई करनी पड़ी। फर्दर एक्सपोज करना पाकिस्तान को मकसद है। ऑपरेशन सिंदूर का यह अगला कदम क्यों उठाया गया, ये विश्व को बताना है। इस वजह से 1 घंटे बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। बड़ी बात आप कह रहे हैं। मुझे लगता है जरा सा नीरज को भी लेकर आना चाहिए हमें इस चर्चा में। नीरज, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है कई लिहाज से ये महत्वपूर्ण होने वाली है। एक तो दुनिया को पता चले कि आखिरकार भारत की तरफ से 6 और 7 मई की रात को जो आतंकवाद के अड्डे थे पाकिस्तान में, उनको खत्म किया गया, ये हम बता चुके हैं। अब 7 और 8 मई की रात को जो हमने पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई की, वो क्यों जरूरी थी और वो जिन जगहों पर की गई उसके पीछे की वजह क्या थी, इसी का एक पूरा ब्यौरा होगा जो न सिर्फ देश बल्कि दुनिया के सामने एक तरीके से रखा जाएगा। देखिए रोमाना, भारत बिल्कुल साफ कर चुका है जो नीति है हमारी। हम जो भी कार्रवाई करेंगे डंके की चोट पर करेंगे, हम चोरी छिपे नहीं करेंगे। कोई छद्म युद्ध हम नहीं लड़ रहे हैं। हम जो लड़ रहे हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान में जो आतंकवाद है और पाकिस्तान के जो स्टेट एक्टर्स हैं जो इन आतंकवादी संगठनों को पालते पोसते हैं, उनके खिलाफ हमारी जंग है और इसके अलावा नहीं है। लेकिन अगर पाकिस्तानी सेना अगर इस तरह की कोई कार्रवाई करती है तो हम उसका खुलकर सामना करेंगे और हम लोग दुनिया को बताएंगे कि हमने क्या किया। इसीलिए वो प्रेस रिलीज जारी की गई रक्षा मंत्रालय की तरफ से। अब क्योंकि ये दो देशों के बीच का मामला है, पाकिस्तान से जुड़ा मामला है, इसलिए विदेश मंत्रालय जो है वो बताएगा, अपने देश के देशवासियों को बताएगा और साथ ही बताएगा दुनिया को कि आखिरकार क्यों जरूरत पड़ी, भारत ने क्यों इस तरह की कार्रवाई की कि पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म किया गया, जिसको हमने नाम दिया है सीड, यानी कि सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम। सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम, सीड ये सिस्टम है जो कि अमेरिका ने ये रणनीति इजाद की थी। अब इसको दुनिया भर की आर्मीज जो है इस्तेमाल करती है। ब्रिगेडियर त्रिपाठी के पास दर्शकों को लेकर चलेंगे। ब्रिगेडियर त्रिपाठी, ये वॉर लाइक सिचुएशन है, इससे हम में से कोई इनकार नहीं कर सकता और ऐसे में इंफॉर्मेशन कितनी जरूरी होती है और मिस इन्फॉर्मेशन को दूर करना कितना जरूरी होता है, उस लिहाज से भी देखा जाए तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो अब से कुछ ही देर बाद विदेश मंत्रालय की तरफ से की जाएगी वो जरूरी हो जाती है। सर बिल्कुल, देखिए 2 चीजें, एक मिस इन्फॉर्मेशन है और दूसरी डिस इन्फॉर्मेशन है। एब्सोल्युटली, वो ये दोनों चीजें पाकिस्तान कर रहा है और ये जरूरी है कि हमारे देश के भी कुछ लोग हैं जिसने पाकिस्तान ने उनको सेट कर रखा है, वो भी ये झूठी खबरें, मनगढ़ंत खबरें, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन दोनों कर रहे हैं। और इसके लिए ये बहुत जरूरी है, जितना साफ बताया था पूरे देश को नहीं पूरी दुनिया के लिए जरूरी है जो समझ ले कि भारत क्यों कर रहा है, किस तरह का है, कंट्रोल तरीके से कर रहा है। और जैसे मैं 2 चीजें ऐड करना चाहूंगा, ये जो हम बात कर रहे थे हाथी सिस्टम की, देखिए इजराइल का सिस्टम है, ये सिस्टम बना ही ऐसे है कि स्पेशली एयर डिफेंस सिस्टम्स को निगेट करने के लिए। और ये जो है तकरीबन 4 kg का वॉरहेड ले जाता है और खुद लॉइटर करता रहता है, खुद ही डिटेक्ट करता रहता है और जब रेडिएशन आती है तो उनको जा करके इमीडिएटली बिना कोई समय गवाए स्विच ऑफ होने पर स्विच ऑन होते ही जा करके उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। ये चीजें जरूरी है जानना लोगों को कि हमने कैसे किया, क्या हमारे पास कितना हम आगे बढ़ चुके हैं। दूसरी चीज जो एक चीज रह गई थी, पिछले आपने बांग्लादेश को कहा था कि हमें बहुत जरूरी है बंगाल और अपना चिकन नेक की सुरक्षा, क्योंकि वहां पर चीन की नजर है, वहां पर बांग्लादेश की नजर है। हमारे नॉर्थ ईस्ट में डिस्टेबलाइज करने के लिए चीन और बांग्लादेश और पाकिस्तान की आशाई वो लगाना है आगे जो है आगे है, तो बहुत जरूरी है वहां पर हमको वहां पर भी अपनी सुरक्षा बढ़ाना, पीएसएफ और आर्मी की, और वहां भी डिसइंफॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन जो चल रहा है उसके बारे में भी लोगों को बताना। तो ये जो अभी होगी 5:30 बजे जी, उस समय मुझे पूरी, हम सब जानते हैं कि भारत हर एक चीज बिल्कुल साफ सुथरा और ट्रांसपेरेंसी के साथ बताएगा, जिससे हमारे देश के लोगों को और दुनिया के लोगों को और इवन पाकिस्तान के लोगों को पता लगे कि भारत ने क्या किया और क्यों किया। सही कह रहे हैं सर आप। हमें पाकिस्तान का झूठ जो है वो दुनिया के सामने बेनकाब करना है और इसके लिए जरूरी है कि जो सही तस्वीर है वो दुनिया के सामने आए। इसीलिए भारत की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। और इस बीच लाहौर में पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह किया गया। भारत ने जवाबी हमले में ये एयर डिफेंस सिस्टम तबाह किया और वो तस्वीर अब आप देख रहे हैं।
देखिए ये वही हार्पी ड्रोन है और इसी हार्पी ड्रोन के जरिए भारत ने पाकिस्तान के लाहौर में जो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम है उसको तबाह कर दिया। जिस बात का जिक्र हमारे सहयोगी कर रहे थे कि हार्पी ड्रोन जो भारत ने इजराइल से लिए हैं और एक तरीके से आम भाषा में अगर मैं कहूं तो ये हार्पी ड्रोन मतलब ये आत्मघाती ड्रोन होते हैं। अमूमन ड्रोन जो है वो जो भी सामान लेकर उड़ता है, जो पेलोड उसके साथ होता है उसको नीचे गिराकर वापस लौट जाता है, लेकिन ये जो हार्पी ड्रोन्स हैं ये आत्मघाती ड्रोन के तौर पर इनकी पहचान है और इसी वजह से ये बेहद घातक माने जाते हैं। करीब 16 किलो विस्फोटक के साथ ये उड़ान भरते हैं और फिर जो भी इनका टारगेट होता है वहां जाकर सीधे ये ड्रोन पूरा का पूरा अटैक करता है और इसीलिए तबाही ये ज्यादा करता है और निशाना इसका अचूक होता है। तो ये देखिए किस तरीके से लाहौर में जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम है वो वॉल्टन रोड पर वहां जो एयरफील्ड है उस पर जाकर ये हार्पी ड्रोन सीधा गिरा है और उसके बाद ये एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान का तहस नहस हो गया है। अब महज 45 मिनट का इंतजार बाकी है। शाम 5:30 बजे विदेश मंत्रालय की तरफ से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी जिसमें कल से लेकर आज तक जितना कुछ डेवलपमेंट हुआ है इस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर वो देश के सामने पूरा ब्यौरा रखा जाएगा। सरकार ने बता दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ 6 और 7 मई की रात में 1:05 से शुरू होकर 1:30 तक जो हवाई अटैक भारत की तरफ से पाकिस्तान में आतंकवाद के अड्डों पर हुए थे उतना तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये एक ऑनगोइंग ऑपरेशन है, ऑपरेशन जारी है और उसी के तहत आज ये पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम लाहौर में जो भारत के हार्पी ड्रोन ने तहस नहस कर दिया, इसी हार्पी ड्रोन को लेकर और जानकारी और ये जो तस्वीर आ रही है जरा इसको बेहतर तरीके से नीरज राजपूत से समझते हैं। नीरज, वो तस्वीर में हम देख रहे थे कैसे वो लाहौर का वाटर एयरफील्ड था और वहां पर वो हार्पी ड्रोन जो है वो नीचे आ रहा है और खूब जोरदार एक आवाज भी सुनाई पड़ रही है तस्वीरों में। नीरज, देखिए ये जो रोमाना हार्पी ड्रोन है जैसे आपने बताया ये दरअसल कामिकाजी ड्रोन है, कामिकाजी नहीं आत्मघाती ड्रोन है ये, लेकिन ये बनाया किस लिए गया? ये हारूफ जो वेरिएंट है और ये दरअसल एंटी रेडिएशन ड्रोन है। इसका मायने ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो रडार सिस्टम होते हैं, जो एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं उनके लिए बनाया जाता है। जो फ्रीक्वेंसी पे काम करती है रडार जो काम करती हैं, जो एयर डिफेंस सिस्टम काम करती है उनको जाकर टारगेट करता है। ये दूसरे ड्रोन से इसीलिए मायने में अलग है। इसको भारत ने इजराइल से लिया है खासतौर से दुश्मन के रडार सिस्टम को, एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म करने के लिए। ये जो हम देख रहे हैं, ये तस्वीर जो दिखाई दे रही है आपकी, ये हार्पी ही ड्रोन है। ये हार्पी, इसको आप एक बार सेट कर देंगे कि कहां पर दुश्मन की जो रडार सिस्टम है या डिफेंस सिस्टम है ये उसकी फ्रीक्वेंसी को कैच कर लेता है और उस फ्रीक्वेंसी को कैच करने के बाद ये सीधा उस रडार सिस्टम पे ही जाकर गिरता है। जैसे कि ये गिर रहा है, ये देखिए ये गिर रहा है और ये इसका मायने जो दूसरे ड्रोन से अलग कैसे है? दूसरे ड्रोन क्या होते हैं, वो अपना वेपन जाके या जो भी उनके पास मिसाइल है वो जाकर गिराकर वापस अपने जो बेस में आ जाते हैं, लेकिन इसको बेस में आने की जरूरत नहीं होती है। ये एक बार में आपने किया, इसने काम किया, जाकर गिरा ये दुश्मन के रडार सिस्टम पर या एयर डिफेंस सिस्टम पर जाकर और उसके बाद खत्म हो जाता है। बहुत छोटे से ड्रोन न होते हैं, इतने से ड्रोन होते हैं और जैसे आपने बताया कि इसमें कुछ एक्सप्लोजिव आप नीचे लगा देते हैं और जाके ये गिर जाता है वहां पर। तो ये हार्पी ड्रोन है, इसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा है, इसकी रेंज जो है, और इसीलिए इसने भारत में अपने एयरबेस से इनको लॉन्च किया गया और पाकिस्तान में जाके जहां पर देख रहे हैं आप रावलपिंडी है या लाहौर है, इस्लामाबाद है और जानकारी तो ये भी मिल रही है कि कराची तक जो है इन्होंने जाकर दुश्मन की जो एयर डिफेंस सिस्टम है यानी पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम है उनको तबाह किया। ये देखिए इस तरह से निकलता है, ये देखिए ये निकला, ये गया नीचे गया। जी 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 बिल्कुल, बड़ी जानकारी हमारे सहयोगी यहाँ पर नीरज दे रहे हैं। देखिए नीरज ने बताया जो हार्पी ड्रोन है इसके लिए क्यों क्या होता है, इसके लिए एक्शन का जो पॉइंट होता है वो रेडिएशन होती है और ये जो है वो रेडिएशन पर वार करता है और ऐसे में ये हार्पी ड्रोन, ये इजराइल से भारत ने हार्पी ड्रोन खरीदे हैं। इन हार्पी ड्रोन की पहचान जो है वो आत्मघाती ड्रोन्स के तौर पर होती है क्योंकि ये ड्रोन किसी भी मिशन पर जब जाते हैं तो फिर सिर्फ और सिर्फ वहां पर विस्फोटक गिराकर या उस जगह को नेस्तो नाबूद करके वापस नहीं लौटते हैं, बल्कि ये खुद वहां जाकर उस हमले का हिस्सा बन जाते हैं। इसीलिए इनका निशाना जो है वो बेहद अचूक माना जाता है और सीधे जहां से भी रेडिएशन आ रही है, जहां के लिए इनको सेट किया जाता है, उसी पॉइंट पर जाकर ये वार करते हैं और इन्हीं हार्पी ड्रोन का भारत ने इस्तेमाल किया है लाहौर के अंदर जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसको तहस नहस करने के लिए। लाहौर के अंदर जो वॉल्टन रोड पर एयरफील्ड, जहां पर ये एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान ने तैनात कर रखा था, भारत की तरफ उसी एयर डिफेंस सिस्टम को इस हार्पी ड्रोन ने खत्म कर दिया है।
नष्ट कर दिया है और इसी से पाकिस्तान जो है वो पूरी तरीके से अब कमजोर और अपनी रक्षा करने में भी असक्षम अब पाकिस्तान नजर आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के पास अब एयर डिफेंस सिस्टम ही नहीं बचा है। यहां पर कोई भी चीज उड़कर आएगी और पाकिस्तान पर हमला हो जाएगा, पाकिस्तान को इसकी खबर ही नहीं लगेगी। और ये हो भी रहा है पाकिस्तान के अंदर, चाहे लाहौर हो, चाहे कराची हो, चाहे रावलपिंडी हो, वहां पर जो हमले हो रहे हैं, वहां पर कहां पर धमाका हो रहा है, पाकिस्तान को इसकी हवा भी नहीं लग पा रही है। और इसी तरीके से ये जो हमला हुआ हार्पी ड्रोन से, ये होता है पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम पर, जिससे पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम खत्म। एक बार फिर से जरा आपको नीरज के पास लेकर चलेंगे और नीरज से जानेंगे, नीरज ये जो हार्पी ड्रोन है जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि साहब ये क्यों जो है वो रेडिएशन से लेता है, लेकिन ये हार्पी ड्रोन जरा इसकी खासियत बताइए। जब तक ये पहुंचा और इसने एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट नहीं किया, तब तक तो एयर डिफेंस सिस्टम की रडार में आने का इस पर खतरा होता है या उससे भी बचने में ये माहिर होता है? नीरज देखिए रुमाना, ये आत्मघाती है। आत्मघाती का मायने ये है कि ये जहां जाकर गिरेगा, ये एक बार लॉन्च कर दिया गया तो सीधा वहीं दुश्मन के पास जाके गिरेगा, जहां पर भी एयर डिफेंस सिस्टम होगा, क्योंकि ये एंटी रेडिएशन है। जो भी दुश्मन का रडार सिस्टम है, जो भी उसकी जो एयर डिफेंस सिस्टम है, क्योंकि वो सब जो रडार सिस्टम होते हैं फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं। तो दूसरे जो ड्रोन्स होते हैं या जो मिसाइल सिस्टम होते हैं, तो ये देखिए, ये किलर ड्रोन है। इसको हम लोग कामिकाज़ी ड्रोन भी कहते हैं और इसको हम लोग जो लॉइटरिंग म्यूनिशन का नाम भी हम लोग इसको देते हैं, किलर ड्रोन। और दुश्मन पर हमला करने के लिए नष्ट किया जाता है। दुश्मन के जो हार्पी ड्रोन है, ये इजराइल से हमने लिए हैं और इसका इस्तेमाल किया जाता है एयर डिफेंस सिस्टम के लिए। और इसको अगर इसकी रेंज अगर मान लें रुमाना, तो 1000 किलोमीटर तक ये इसकी रेंज है। और जैसे कि 9 घंटे तक आसमान में रह सकता है। इसीलिए अगर इसको बहुत लंबी दूरी तक भी इसको अगर हम फ्लाई कर सकते हैं, इसको 1000 किलोमीटर तक। और इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि जब हार्पी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया भारत ने इजराइल के, तो ना केवल सिर्फ लाहौर में किया, रावलपिंडी में किया, गुजरावाला टाउन में किया और साथ ही कराची तक किया। तो इतनी लंबी दूरी तक हमने जो है इन ड्रोन्स को इस्तेमाल किया है। और इसका इस्तेमाल मारक जो है लक्ष्य की जो पहचान कैसे करता है, हमारे पास इंटेलिजेंस होती है रुमाना। पहले से ही हमारे पास जो हमारे देश की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, हमारी मिलिट्री इंटेलिजेंस है या हमारी जो भी खुफिया एजेंसियां हैं, वो पहले से इंटेलिजेंस, ये ऐसा नहीं कि पहलगाम हमला हुआ तो हमने इंटेलिजेंस इकट्ठा करना शुरू कर दिया। हमें पता है दुश्मन की कहां पर जो है एयर डिफेंस सिस्टम है, कहां मिसाइल सिस्टम है उसकी, हम उनकी फ्रीक्वेंसी को पहले से ही अपने पास रख लेते हैं। उन फ्रीक्वेंसी को यहां इस ड्रोन में मैच कर देते हैं, कोऑर्डिनेट्स भर देते हैं यहां पर कि ये फ्रीक्वेंसी पे ये काम करता है एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान का लाहौर में, जो कि वॉल्टन रोड पर है। आपको वहां जाना है तो ये ड्रोन क्या करता है, ये जो इसका पायलट होता है इसका जो, लेकिन वो ग्राउंड पे रहता है, पायलट इसके साथ नहीं जाएगा, पायलट ग्राउंड पे रहेगा, वो यहां से कोऑर्डिनेट भर देगा इस ड्रोन में। इसको रिमोट से कंट्रोल किया जा रहा है, एक तरीके से आसान शब्दों में अगर इसीलिए रिमोटलेस पायलटलेस इसको कहते हैं, रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट कहते हैं इसको। ये जाएगा सीधा और वहां जाके सीधा वॉल्टन रोड पर जो है लगा हुआ है एयर डिफेंस सिस्टम है, जब तक वो बंद नहीं हो जाएगा, अगर वो ऑन है सिस्टम है, उसकी रेडिएशन आ रही है, तब तक ये उस रेडिएशन को पीछा करेगा। अगर आपने हटाने की कोशिश की, जैसे आपका कोई मूविंग कोई रडार है और वो चलते जा रहा है, तो ये उसके पीछे पीछे जाएगा और वहीं जाकर उस पर जाके गिर जाएगा। इसीलिए इसको कामिकाज़ी ड्रोन या फिर इसको जो किलर ड्रोन भी कहा जाता है, ये वहीं जाकर नष्ट हो जाता है। और नीरज, आपने जो रेंज बताई है इसकी, तो इसकी रेंज इतनी ज्यादा है कि ये पाकिस्तान और पाकिस्तान में जहां जहां इस तरीके के अटैक्स हो रहे हैं, वहां के लिए जरूरी नहीं है कि ये जो ड्रोन है हार्पी ड्रोन, ये बिल्कुल भारत में जो बॉर्डर वाले एरिया हैं वहां से इनको ऑपरेट किया जाए। मतलब भारत में जो बॉर्डर एरिया है, जो एलओसी का एरिया है, उससे काफी भीतर फासले से भी इनको उड़ाया जा सकता है और तब भी अचूक तरीके से जाएंगे और पाकिस्तान के भीतर जो भी टारगेट इनके लिए सेट किया है वहां जाकर ये अपना मिशन मुकम्मल करेंगे। नीरज, बिल्कुल, हालांकि इनको फ्रंट लाइन बेस पे रहते हैं, लेकिन आपने बिल्कुल ठीक है, डेप्थ में भी अगर कोई बेस है तो वहां से भी इनको लॉन्च किया जा सकता है। 1000 किलोमीटर की रेंज है और पाकिस्तान का जो रेंज है, हमें पता है कि कहां पर उसकी एयर डिफेंस सिस्टम है। अधिकतर उसकी जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो उनके जो अपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है, सेंसिटिव इंस्टॉलेशन है वहां, और साथ ही बॉर्डर एरियाज में। तो हमने क्या किया, उनकी फ्रीक्वेंसीज हमने मैच की और उसके बाद हमने जो है ये जाके गिरा है। ये देखिए, ये जो जानकारी मिल रही है, ये जो गिरा है, जो हार्पी गिरा है, ये पाकिस्तान का ही है। ये आज का ही वीडियो सामने आया था, ये जहां पर ये गिरा है।
सही कह रहे हैं आप। ये पाकिस्तान में लाहौर में जो वहां पर वॉल्टन एयरफील्ड है, वहां वॉल्टन एयरफील्ड में ही ये एयर रडार सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम कहिए आप, ये लगा हुआ था वहां पर। और वहीं पर ये हार्पी ड्रोन जो भारत की तरफ से उड़ता है और जाकर उस रडार सिस्टम को तबाह कर देता है। और मैं फिर बता दूं, भारत की तरफ से साफ किया गया है कि ये जो है जवाबी कार्रवाई है। और वो जवाबी कार्रवाई भारत ने क्यों की है? डंके की चोट पर की है, दिन की रोशनी में की है, और इसलिए की है क्योंकि बीती रात पाकिस्तान की तरफ से हिंदुस्तान के 15 शहरों में जो हमारे सैन्य ठिकाने हैं उन पर हमले की कोशिश की गई, जिसे हमारी सेना ने पूरी तरीके से नाकाम कर दिया। हमने S-400 मिसाइल्स का इस्तेमाल किया और हवा में ही पाकिस्तान के हर मंसूबे पर पानी फेर दिया। और उसके बाद भारत की तरफ से यह हार्पी ड्रोन उड़ता है और जाकर पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर देता है। ऐसे में अब पाकिस्तान पूरी तरीके से बेबस है भारत के सामने, और कोई हिमाकत करेगा पाकिस्तान? तो नीरज, अगर चाहे पाकिस्तान तो यहां से सबक ले सकता है, क्योंकि भारत के पास तो ये हार्पी ड्रोन्स की भी भरमार है, S-400 की भी भरमार है। नीरज, देखिए रोमाना, जो भारतीय सेना ने या रक्षा मंत्रालय ने जो अपना बयान जारी किया आधिकारिक, उसमें साफ तौर से कहा है कि ये जो हम लोग मेजर्स लिए हैं, कार्रवाई की है, वो इसलिए की है क्योंकि आपने बीती रात में हमारे जितने भी हमारे जो एयर बेसिस हैं, हमारे सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस हैं, उन सब पर अटैक करने की कोशिश की ड्रोन और मिसाइल के जरिए। इसलिए हमने ऐसा किया। अगर आगे नहीं बढ़ाएंगे तो हम इसको एस्केलेट नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपने किया तो ये बहुत खतरनाक आपके लिए होगा, क्योंकि हमारे पास ये हार्पी ड्रोन्स भी हैं, हमारे पास S-400 इसका इस्तेमाल हम लोग अपनी एयर डिफेंस के लिए करते हैं। जैसे हम लोग लगातार बताते आ रहे हैं कि S-400 सिस्टम जो है हमारी एयर स्पेस जितनी भी है उसकी सुरक्षा प्रदान करता है दुश्मन के मिसाइल से, फाइटर जेट से या फिर उनके ड्रोन से। तो उसका इस्तेमाल हम करेंगे, लेकिन ऑफेंसिव अगर हमें इस्तेमाल करना होगा तो हम हार्पी का इस्तेमाल करेंगे, जो आपके यहाँ पर पूरे आपके देश में जाकर जो है तबाही मचा सकता है, पूरा हड़कंप मचा सकता है, जो इस वक्त पाकिस्तान में मचा हुआ है, गुजरावाला टाउन से लेकर रावलपिंडी से लेकर इस्लामाबाद से लेकर और साथ ही कराची और लाहौर तक। बिल्कुल, जहां जहां जरूरत पड़ेगी वहां वहां भारत की तरफ से पाकिस्तान को जवाब दिया जाएगा। सरकार की तरफ से सेना को खुली छूट दी गई है। जहां भी सेना को लगे कि जवाब देने की जरूरत है, मुंह तोड़ सेना पाकिस्तान को जवाब दे, और वही भारतीय सेना की तरफ से किया गया है। कल तक खबर मैं आपको बता रही थी कि भारत ने पाकिस्तान में घुसकर वहां पर जो आतंकवाद के अड्डे हैं उनको नेस्तनाबूद किया, और आज मैं आपको खबर बता रही हूं कि पाकिस्तान के अंदर वो सैन्य ठिकाने जहां से भारत के खिलाफ साजिश रची जा रही थी, भारत के खिलाफ नापाक मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी, उन तमाम सैन्य ठिकानों पर भारत की तरफ से ये स्ट्राइक की गई है। ऑपरेशन सिंदूर जारी है। भारत सरकार की तरफ से आज ये बड़ी जानकारी देश को दे दी गई है, और इसी वजह से पाकिस्तान में डर है, पाकिस्तान में खौफ है, पाकिस्तान में पैनिक है। पाकिस्तान समझ नहीं पा रहा कि आखिरकार बचे तो कैसे बचे, क्योंकि पाकिस्तान भारत के हाथ तो मार खा ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ अपने देश में खुद पाकिस्तान घिरा हुआ है। और पाकिस्तान की सेना जो बातें बड़ी बड़ी करती थी, साख उसकी आज भारत ने उसी के देश में राख कर दी है, मिट्टी में मिला दिया है।